नमस्कार मित्रों, समाचार हरदम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश पांडे। मित्रों, आज बात करेंगे भारतीय राजनीति के विपक्ष के उन नेताओं की जिनको लेने के देने पड़ गए हैं। जिस शस्त्र का उपयोग उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धराशायी करने के लिए किया था, वही शस्त्र अब घूमकर उनके पीछे लग गया है। जैसे कोई रॉकेट मिस फायर होकर खुद उनके ऊपर ही गिर जाए, या कोई व्यक्ति जो बंदूक की फायरिंग करे सामने, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो फट जाए या कुछ अपोजिट तरफ में ही उसका जो है वो नियंत्रण खो देता है और उसको दागने वाले को ही धराशायी कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ है। वास्तव में मोदी जी जब से 2014 में जब से केंद्रीय राजनीति में आए हैं और जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से पूरे देश की राजनीति एकदम से बदल चुकी है। देश की कहें या पूरे विश्व की कहें, जहाँ भी देखो बस मोदी मोदी, चारों तरफ मोदी मय हो गया है। विदेशों में भारतमय और मोदीमय, और भारत में सब जगह मोदीमय ही लग रहा है। अब उनकी छवि ऐसी है, उनकी छवि को लेकर विरोधी परेशान है। एक समय जहां उनकी सरकार हुआ करती थी, आज उनके विपक्ष के नेता के भी लाले पड़ गए हैं। आज विपक्ष में भी सही ढंग से उनकी वो संख्या नहीं बची कि उन्हें विपक्ष का नेता बनाया जा सके। जिनकी राज्यों में सरकारें हुआ करती थीं, जिनके 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 ऐसे सांसद हुआ करते थे, आज वो लोग 2, 3, 4, 5 सांसद पर आकर सिमट गए हैं। भारतीय राजनीति पिछले करीब 20-30 सालों से, 2-3 दशकों से, करीब राजीव गांधी के 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, इसके बाद का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें राजीव गांधी जी रिकॉर्ड मतों से और रिकॉर्ड सीटों से जीत कर आए और सरकार बनाए थे। उसके बाद से फिर बाद में तो ये को फिर घोटाले में फंस गए बोफोर्स वाले, जिनमें उनके ही मित्र, उनके ही कांग्रेस के ही एक नेता वीपी सिंह, उनके ऊपर आरोप लगाकर अलग से उनकी पार्टी से हटकर उन्होंने अलग से पार्टी जनता दल बनाई। और चुनाव में लगता था कि अब बस कांग्रेस जाने वाली है, हारने वाली है, क्योंकि उस समय हार ही चुकी थी। यही उन्हीं का नाम ले लेकर के जो है वीपी सिंह सत्ता में आए थे और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उन्होंने सरकार बनाई थी। बाद में फिर जब लोकसभा के वही चुनाव हो रहे थे, उस समय उनकी हत्या हो गई। लेकिन मेरा कहना यह है कि राजीव गांधी की जो वो सरकार थी जो उन्होंने चलाई, उसके बाद जब चुनाव हुए, तब से मोदी जी के आने के पहले किसी एक दल की स्पष्ट बहुमत की सरकार भारत में नहीं बनी। हमेशा चाहे वो एनडीए रहा या यूपीए रहा, लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी 2 से 3 बार उन्होंने सरकार बनाई, 3 बार प्रधानमंत्री बने। 3 दिन 13 दिन के लिए, 13 महीने के लिए, फिर एक बार पूरे अपने कार्यकाल को उन्होंने पूरा किया। लेकिन शाइनिंग इंडिया के नाम पर फिर से चले गए और कांग्रेस आई, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। इसके पहले तो चंद्रशेखर जी, इंदिरा कुमार गुजराल जी, देवे गौड़ा जी, ये लंबी फहरिस्त है जो गठबंधन के तौर पर जिन्होंने सरकार चलाया। तो जब से मोदी जी आए हैं, तब से चुनाव की, देश की राजनीति की पूरी रूपरेखा बदल चुकी है। इसके पहले जब चुनाव होते थे, तो जब से मैं देख रहा हूँ, करीब
मेरी उम्र भी 47-48 हो गई है, 47 साल हो गई, अभी 48वां मुझे लग जाएगा, 47 साल 1976 से। तो मैं जब से देख रहा हूँ तब से हर बार चुनाव का मुद्दा जो हुआ करता था, कोई न कोई भ्रष्टाचार हुआ करता था। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, लेकिन अब किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। नहीं तो हर तरफ जहां भी देखो बस भ्रष्टाचार का बोलबाला था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। आज भी जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी चीज़ें हैं, वहाँ तो कल्पना ही नहीं की जा सकती बिना भ्रष्टाचार के किसी काम के होने का। लेकिन जो बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, जो केंद्रीय या राज्य के जो बड़े बड़े नेता लोगों को सामने रखकर जो घोटाले आते थे, वो आने बंद हो गए। रही बात महंगाई, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों की, तो तकरीबन वो मुद्दे भी हाशिए पर चले गए हैं। अभी राष्ट्रवाद एक नया मुद्दा है जिस पर विपक्ष कहीं भी टिकता नहीं है, क्योंकि इनका कभी राष्ट्रवाद मुद्दा रहा ही नहीं। इनका बस खाली मुद्दा रहा है तुष्टीकरण का। तुष्टीकरण, देश को धर्मों में, जातियों में किसी तरह से बांटकर फूट डालो और राज करो। जो अंग्रेजों का हथकंडा था वही विपक्ष के लोगों ने अपनाया था और आज तक जनता को बेवकूफ़ बनाया था। मोदी जी ने आने के बाद पूरी राजनीति को बदल दिया। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है कि उन्हें कैसे पकड़े, कैसे फंसाएं मोदी जी को। कोई घोटाले के आरोप भी नहीं लग पा रहे हैं। पहली बार जब 2014 के बाद 2019 में जब लोकसभा के चुनाव होने जा रहे थे, तो उस समय एक मुद्दा इन्होंने पकड़ा, वो था राफेल का। चारों तरफ राफेल में बहुत बड़ा घोटाला हो गया, बहुत बड़ा घोटाला हो गया, ऐसा कहना शुरू किया। मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ है। अब बेचारों को किसी तरह से एक मुद्दा मिला था, वो भी चला गया। अभी तब से 9 साल, फिर से 5 साल बीत गए, अभी 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 10वां साल चल रहा है, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा मुद्दा अभी तक घोटाले का नहीं मिल पाया कि वो मोदी जी को घेर पाए। हाँ, इन लोगों ने घेरने का प्रयास किया किसान बिल को लेकर, और इसके अलावा जो नागरिकता कानून, जो दूसरे देशों में रह रहे, जो भारत में आना चाहते हैं, जो धार्मिक तौर पर प्रताड़ित हैं वहाँ पर भारत के लोग, वो जो यहाँ पर शरण लेने वाले, उन्हें नागरिकता देने के लिए जो CAA आया था, तो उसके खिलाफ में शाहीन बाग से लेकर दुनिया पूरे भारत में प्रोटेस्ट हुए। इसके बाद 5 कानून जो किसानों के लिए बने थे उसके लिए हुए, सब धराशायी हो गए, सब अपने अपने जगह पे चले गए। खैर कानून को उनको वापस लेना पड़ा, लेकिन उसका दुर्दशा जो है वो किसानों को ही भोगना पड़ रहा है। आप जाके पता करिए किसान किस तरह से किस परिस्थिति में जी रहे हैं, रह रहे हैं, और वो कानून के नाते। और जितने ये लोग थे कानून के पक्ष में समर्थन देने वाले, आंदोलन करने वाले, वो लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं और उन लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा खेत हैं। आज आप जरा उत्तर प्रदेश, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वांचल है, जरा वहाँ जाकर देखिए, तब आपको समझ में आएगा क्या स्थिति है। कितना खेत लोगों के पास है, 2-2 बीघा, 4-4 बीघा, एक 2-2 बीघा भी नहीं रह गया लोगों के पास। और उतना लेकर के कौन सी मंडी में कौन जा रहा है, कौन करने वाला है, और दलाल चारों तरफ लगे रहते हैं। स्थिति बहुत विकट है। लेकिन ठीक है, इन लोगों ने अपने हिसाब से मुद्दा ढूंढना शुरू किया, कोई मुद्दा मिला नहीं, तो कहीं से विदेशी एक टूल किट, जो विदेशों में भी मोदी जी को परेशान करने के लिए, मोदी जी को दबाने के लिए, भारत को पीछे करने के लिए काम चल रहा है। देश में भी वही हो रहा है, विदेश में भी हो रहा है।
जो देश के दुश्मन विदेशों में बैठे हैं वो किसी तरह से भारत को पीछे करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मोदी हटे तो ये देश पीछे जाए। इसी तरह से देश में भी लोग बैठे हुए हैं कि किसी तरह से मोदी हटे, चौकीदार हटे तो चोरी करने का मौका मिले। चौकीदार है कि हट ही नहीं रहा है। अभी आपने सुना होगा कि पिछले दिनों हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी के संदर्भ में बहुत सारी बातें उनके व्यवसाय को लेकर जो है आपत्तिजनक प्रकार से कही गई थी। वो सब पब्लिक डोमेन में है, आप उसे देख सकते हैं। अब विपक्ष को लगा जैसे उन्हें मुंह मांगी मुराद मिल गई हो और वे लोग इस मुद्दे को लपकने के लिए एकदम लालायित नजर आए। संसद से लेकर सड़क तक इन लोगों ने मोदी मोदी और अडानी अडानी करना शुरू किया। सारे लोगों का यही कहना था कि अडानी भी गुजरात के हैं और मोदी भी गुजरात के हैं, तो गुजरात के नाते इन दोनों का संबंध बनता है और ज़रूर इन लोगों के बीच में कुछ बात है। आखिर मोदी इन्हें सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? अब इस बात को लेकर उन्होंने उसके ऊपर आरोप लगाना शुरू किया। बात सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें क्लीन चिट मिली, बात खत्म हो गई। अब बात ऐसी आ रही है सामने कि एक अडानी के नाम पर बहुत बड़ा जो संसद भवन में जिन्होंने बहुत प्रश्न पूछा था, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, उनकी एक बात सामने आ जाती है। अभी निशिकांत दुबे जी ने कुछ जो है दस्तावेज लोकसभा में अध्यक्ष के पास सौंपे हैं। उन्हें बताया है उन्होंने कि किस तरह से महुआ मोइत्रा पर आरोप लगे हैं। अब महुआ मोइत्रा पर यह आरोप है कि उन्होंने भारत के एक प्रसिद्ध व्यापारी, एक प्रसिद्ध व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर संसद भवन में गौतम अडानी के विरुद्ध, उनकी कंपनियों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे। जब यह बात सामने आई तो उन्होंने उसका खंडन किया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कई प्रकार के दस्तावेज, साक्ष्य प्रस्तुत किए और यह आरोप लगाया कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर गौतम अडानी के विरुद्ध प्रश्न पूछने का काम कर रही हैं। तो पहले तो महुआ मोइत्रा ने इसका खंडन कर दिया, बाद में निशिकांत दुबे और उनकी महुआ मोइत्रा के यक्स, उनके जो एक पूर्व मित्र थे, वो सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने वकील हैं जय अनंत, उन्होंने भी सारी चीज़ें जो इनके पूरे काले कारनामे जानते थे उन्होंने शेयर कर दिया, उन्होंने भेजा सारी जगहों पर और वो एक निशिकांत दुबे को भी दे दिया। निशिकांत दुबे ने सच के रूप में और इनके विरुद्ध जो है शिकायत दर्ज करा दी। अब महुआ मोइत्रा कहने लगे कि मैं इन दोनों के खिलाफ में मानहानि का दावा दायर करूंगी। ये गलत बात है, ऐसा हुआ ही नहीं। तब सामने आ गए खुद दर्शन हीरानंदानी और उन्होंने इन सारी बातों को कबूल किया, मान्य किया कि हाँ, महुआ मोइत्रा ने पैसे लेकर, मुझसे पैसे लेकर मेरे प्रश्न जो है संसद भवन में पूछे। इतना ही नहीं, हर सांसद को प्रश्न पूछने के लिए उन्हें एक जो है लॉगिंग आईडी और उसका पासवर्ड दिया जाता है, जो महुआ मोइत्रा को भी दिया गया था। महुआ मोइत्रा ने
वह लॉगिन आईडी और पासवर्ड उस व्यवसायी हीरानंदानी, जो दर्शन हीरानंदानी है, उन्हें दे दिया था। और जो 60 प्रश्न उस के माध्यम से पूछे गए थे, उसमें 51 जो हैं वो प्रश्न अडानी के विरुद्ध थे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इन्होंने महंगे महंगे गिफ्ट भी दिए हैं, इन्हें विदेश जाने के लिए खर्च किए हैं, उनके टिकट निकाल के दिए हैं, उनकी व्यवस्थाएं की हैं, विदेश यात्राएं उन्हें कराई हैं, इसके अलावा पैसे भी दिए हैं। तो ये सारे आरोप जो महुआ मोइत्रा पे लगे हैं, इसके साथ साथ महुआ मोइत्रा के साथ साथ उसमें राहुल गांधी और शशि थरूर, इन दोनों के अलावा सुचिता दलाल, पिनाकी मिश्रा, पल्लवी श्राफ इत्यादि लोगों का नाम भी सामने आया है। अभी इसकी जांच चल रही है और इसका क्या फैसला होता है ये तो देखने वाली बात होगी, और जब होगी तब सबको पता ही चलेगा। लेकिन अभी महुआ मोइत्रा इस बात को मानने को तैयार नहीं है और वो कह रही हैं कि गन पॉइंट पर ज़बरदस्ती जो है दर्शन हीरानंदानी से ये सब सारी बातें कही गई हैं, और मैं इन लोगों के खिलाफ में कोर्ट में जाकर अपने विरुद्ध जो है मानहानि का केस दायर करूंगी। लेकिन मेरा प्रश्न है कि महुआ मोइत्रा क्या दर्शन हीरानंदानी के विरुद्ध भी करेंगी मानहानि का केस? क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया और जो आरोप लगाया उसका समर्थन हीरानंदानी ने किया है, तो क्या उसके ऊपर भी करेंगी? क्योंकि उसके विषय में कोई केस करने की बात इन्होंने कही नहीं है। कुल मिलाकर जिस अडानी का भूत इन्होंने मोदी और भाजपा के विरुद्ध उनके पीछे छोड़ा था, वो अब इन्हें ही परेशान करने के लिए इनके पीछे लग गया है। अब ये लोग परेशान हैं, भाग रहे हैं, लेकिन ये भूत उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। मित्रों, आपको क्या लगता है? आप अपने विचार मैसेज के कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर भेजें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।